नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। टीएनसी एडवांस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरा नाम है अवधेश कुमार और टीएनसी एडवांस सीरीज के अंदर हम पढ़ रहे हैं दोस्तों फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। टीएनसी एडवांस सीरीज की ये हमारी 102वीं क्लास है और अगर हम बात करें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की ये हमारी 23rd क्लास है। पिछला जो क्वेश्चन था दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने नोट सेट के जितने भी पेपर्स उनके अगर एनालिसिस करके देखी है तो मुझे पता लगा है कि पोजीशनिंग जो है ना दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कंसीडर होगा सब में। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें एक ना एक क्वेश्चन पोजीशनिंग से रिलेटेड नहीं पूछा गया हो। बहुत सारी जो पोजीशनिंग है वो मैंने आपको करवाई भी थी दोस्तों, जिसमें हमने हेमरोडेक्टोमी की बात की थी, जीईआरडी की हमने बात की है, लीवर बायोप्सी की बात की थी, लीवर बायोप्सी के बाद में क्या देते हैं ये बात की थी, पैरासेंटेसिस की बात की थी, एंजियोट्यूब की बात की थी, लेरिंजेक्टोमी की बात की थी, रेक्टल एनीमा की बात की थी हमने, ठीक है, थोरासेंटेसिस की भी बात की आगे, ब्रोंकोस्कोपी की बात की थी, थोरासेंटेसिस की बात की है, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम की, मैस्टेक्टोमी की, पेरिनियल एंड वेजिनल प्रोसीजर में हाइपोफाइसेक्टोमी, थायरॉइडेक्टोमी, सीओपीडी, ठीक है, सीओपीडी की हमने बात की थी। एंड इसके बाद हमने बात की थी एब्डोमिनल जो एन्यूरिज्म है उसके बारे में हमने बात की थी दोस्तों। और लास्ट हमने एम्पुटेशन ऑफ लोअर जो एक्सट्रीमिटी है दोस्तों उससे रिलेटेड जो पोजीशन है वो हमने पढ़ी थी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, लेकिन अभी भी कुछ सारी ऐसी पोजीशंस है दोस्तों जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं चाहता हूं कि वो सभी जो पोजीशंस हैं वो आप अच्छे से करो उसको और अच्छे से उसको समझो। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पोजीशन आती है दोस्तों कार्डियक कैथेटराइजेशन आता है। मतलब कार्डियक कैथेटराइजेशन का प्रोसीजर हो गया, उसके बाद में आप क्या करोगे। सबसे पहले तो जिस एक्सट्रीमिटी पे हम करते हैं ना उसको बोलेंगे अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। तो अफेक्टेड जो एक्सट्रीमिटी उसको क्या रखते हैं, हम स्ट्रेट रखते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना कि अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी एक्सट्रीमिटी इज कैप्ट स्ट्रेट, उसको हम स्ट्रेट रखेंगे। मतलब ऐसे फ्लेक्शन में नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे लेग है तो लेग्स को एक्सटेंशन में रखेंगे, कैप्ट स्ट्रेट, कैप्ट स्ट्रेट। एक आपको क्या ध्यान रखना है इसमें, एक आप ये ध्यान रखना, कुछ ऐसी पेज सजेस्ट करते हैं कि भाई जो हेड है उसको आप एलिवेट करो, लेकिन इतना ज्यादा मत करना। हेड को कभी भी 30 डिग्री से ज्यादा एलिवेट मत करो। तो डोंट एलिवेट द हेड, डोंट एलिवेट द हेड मोर देन 30 डिग्री। हेड को अगर आप एलिवेट भी कर रहे हो तो 30 डिग्री से ज्यादा मत करो, तो मोर देन 30 डिग्री, ठीक है। 30 डिग्री से ज्यादा हेड को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, एलिवेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक आपका, हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा। हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा दोनों के अंदर हम एक ही पोजीशन देते हैं। हम क्या देते हैं दोस्तों, पेशेंट को अपराइट पोजीशन देते हैं। तो क्या तो डायरेक्टली वो लिखेगा कि भाई कौन सी पोजीशन देते हैं, तो आप उसमें डायरेक्टली आंसर क्या करके आओगे कि भाई अपराइट पोजीशन देते हैं, अपराइट पोजीशन। लेकिन वो और ज्यादा डिटेल में जाए मान लो तो इसके अंदर क्या करते हैं दोस्तों कि जो उसके जो पैर है ना, जैसे बेड के एक साइड बैठा दिया और जो पैर जो है ना वो हवा में झूलते रहेंगे, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि जो लेग्स है वो डैंगलिंग है। डैंगलिंग का मतलब है इंडिपेंडेंट है, मतलब फर्श के ऊपर रखे हुए नहीं है। किस पे, जो बेड के जो साइड है, साइड ऑफ द बेड पे हम क्या करते हैं, लेग्स को हम क्या करते हैं दोस्तों, डैंगलिंग करते हैं, मतलब लटकाते हैं और वो पैर जमीन के टच नहीं होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि जो वेनस जो रिटर्न है ना, क्योंकि पैर नीचे हो गया, वेनस रिटर्न तो मान लो पैर ऊपर होंगे तब तो वेनस रिटर्न ज्यादा इंक्रीज होगा। तो इससे जो वेनस जो रिटर्न है ना दोस्तों वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है और जो लंग्स के कंजेशन के जो चांसेस हैं वो भी क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं। तो सिंपल सा क्या तो पूछेगा वो अपराइट पोजीशन, या फिर और ज्यादा बढ़ाकर देगा तो उसमें क्या रखेंगे कि जो पेशेंट के जो लेग्स हैं, लेग्स डैंगलिंग, DANGLING डैंगलिंग ओवर द साइड ऑफ बेड, ओवर द साइड ऑफ बेड, ठीक है। इसका रीजन भी अगर लिखना चाहो तो ये क्या लिखोगे दोस्तों कि वेनस रिटर्न को क्या करता है, डिक्रीज करता है। वेनस जो रिटर्न जो होता है दोस्तों उसको ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। जिससे क्या चीजें होंगे, दो फायदे, मतलब मेन जो फायदा होगा वेनस डिक्रीज होने से, एक तो कम मात्रा के अंदर ब्लड पहुंचेगा, ठीक है, जो कि हार्ट फेलियर की कंडीशन दिक्कत देगा। और पल्मोनरी एडिमा है उसमें लंग्स कंजेशन को भी क्या करेगा दोस्तों, ये कम करेगा। तो इससे क्या होगा दोस्तों, एक तो लंग कंजेशन डिक्रीज होगा, कंजेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वेनस रिटर्न है तो जो हार्ट फेलियर दोस्तों उसमें भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। इसमें मैंने थोड़ा सा और एक चीज देखी है दोस्तों, मैंने इसको पढ़ा तो उसमें पता चला कि अगर मान लो दोस्तों क्लाइंट वीक है, क्लाइंट की ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि वो बैठ पाए, बैठ पे तो गिर जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो ये भी ध्यान रख लेना। मान लो कि और ज्यादा स्पेसिफिक हो जाए वो, तो उसमें आप लिखना कि इफ क्लाइंट इज वीक, इफ ए क्लाइंट इज वेरी वीक लिख लो। चलो क्लाइंट इज वीक या वेरी वीक एक ही बात है ना। क्लाइंट वीक है, बैठ नहीं सकता, वो मान लो अपराइट पोजीशन में भी नहीं बैठ सकता, या फिर जो पैर है उनको डैंगलिंग नहीं कर सकता है, तो उस कंडीशन के अंदर आप क्या दोगे, उसको लेटरल पोजीशन देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहेगी लेटरल पोजीशन, ध्यान रखना। अगर ऑप्शन में दोनों भी दे रखे हो ना तो हम लेटरल पोजीशन को सेकंड प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। फर्स्ट जो प्रायोरिटी है दोस्तों वो हमेशा किसको दी जाएगी, अपराइट पोजीशन को दी जाएगी। तो ये थोड़ा सा देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोजीशन है ना, सच में ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना पोजीशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो बहुत सिंपल तरीके से मैंने करवा रखा है, तीनों करवाऊंगा आपको।
डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो, वेरिकोज वेन हो, या फिर वेनस क्या हो दोस्तों, इनसफिशियंसी हो। ठीक है, तीनों कंडीशन के अंदर ही हम क्या काम करेंगे कि जो पेशेंट है उसके जो लेग है दोस्तों को क्या करते हैं, हम एलिवेट करते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि लेग्स को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। लेग्स एलिवेशन, लेग्स एलिवेशन। अब वो अलग चीज है कि भाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस के अंदर आप पूछते हो कि भाई एक्सट्रीम जो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो वो सब मैंने आपको अलग से पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर पोजीशन से रिलेटेड अगर आता है कि भाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, वेरिकोज वेन है, या वेनस इनसफिशियंसी है, तो इसमें पोजीशन क्या देंगे, तो आप बस सिंपल सा एक लाइन याद रख लेना कि भाई जो लेग है उनको क्या करते हैं दोस्तों, हम एलिवेट करते हैं, लेग एलिवेशन किया जाता है, बस ये ध्यान रख लेना। इसके बाद में आई से रिलेटेड पढ़ते हैं कुछ, जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी। भाई कैटरेक्ट जो सर्जरी है दोस्तों, उसके बाद में हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑपरेटिवली है, तो पोस्ट ऑपरेटिवली यहाँ भी क्या करते हैं, हम हेड ऑफ बेड को क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। तो एलिवेट द हेड ऑफ बेड, एलिवेट द हेड ऑफ बेड। अब कई बार है ना ऐसे नहीं लिखेगा एलिवेट द हेड ऑफ द बेड, तो फिर वो क्या लिख देगा, क्या, तो सेमी फाउलर पोजीशन लिख देगा। तो इसमें सेमी फाउलर से फाउलर पोजीशन तक दे सकते हैं, तो सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन दे सकते हैं। ठीक है, और अगर वो एक साइड हो भी रहा है तो उसको नॉन ऑपरेटिव साइड हम वो करते हैं। ठीक है, वो लेटरल पोजीशन लेना चाह रहा है तो उसको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो पोजीशन लेता भी है दोस्तों, तो हम किस में लेगा, वो नॉन ऑपरेटिव साइड लेगा, जिस साइड जिस आग का ऑपरेशन है उस साइड लेगा। तो पोस्ट, अगर अगर वो क्या करना चाह रहा है कि पोजीशन करना चाह रहा है क्लाइंट, तो ऐसे लिखो, पोजीशन द क्लाइंट ऑन, पोजीशन द क्लाइंट ऑन नॉन अफेक्टेड साइड। ठीक है, नॉन अफेक्टेड साइड। ये सब चीजें मैंने आपको करवा रखी हैं। जब हमने कैटरेक्ट, ये सब चीजें कैटरेक्ट है, आगे भी कुछ डिटैचमेंट आएगा, तो रेटिनल जो डिटैचमेंट है दोस्तों वो भी मैंने आपको करवा रखा है। इससे फायदा क्या होता है, इससे जो एडिमा है ना दोस्तों, उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ये सब चीजें क्यों करवा रहे हैं हम, प्रिवेंट द एडिमा, ये सब हम करवा रहे हैं प्रिवेंट द एडिमा, एडिमा को प्रिवेंट करवाने के लिए हम ये सिर्फ करवाते हैं। ठीक है, तो इसका तो क्या होगा, प्रिवेंट द एडिमा। एक थोड़ा सा और पूछ सकते हैं, रेटिनल डिटैचमेंट वो लिख लो। रेटिनल जो डिटैचमेंट है ना दोस्तों, उसके अंदर आपको सिंपल ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं है, पोजीशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन केयर से रिलेटेड ध्यान रख सकते हो कि भाई क्या देंगे, हम बेड रेस्ट देंगे इस क्लाइंट को, क्या देंगे, बेड रेस्ट देंगे। और जो आईज है दोस्तों, उनको क्या करते हैं, हम पैचिंग करते हैं, मतलब भाई कवर कर देते हैं आई को, तो इससे क्या नहीं पड़ता, स्ट्रेन नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेड रेस्ट प्लस बाईलेटरल आई पैचिंग, बेड रेस्ट प्लस बाईलेटरल आई पैचिंग। इससे क्या होगा कि जो आई के जो मूवमेंट है ना दोस्तों, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। आई के मूवमेंट है वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, कम हो जाते हैं। ठीक है, तो जो और ज्यादा जो डिटैचमेंट उसको क्या करता है, ये कम करता है। तो रेटिनल डिटैचमेंट वाले क्लाइंट में क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे, और बायलैटरल क्या कराएंगे दोस्तों, आई पैचिंग करवाएंगे, ताकि और ज्यादा जो जो डिटैचमेंट है उसका ज्यादा क्या नहीं हो दोस्तों, एक्सटेंशन नहीं हो। ठीक है, अगली जो डिजीज है दोस्तों वो पढ़ते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसको आप 3 स्टार लगा लो, 5 स्टार तो चलो मैं नहीं देता हूँ, 3 स्टार लगा लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो इसको सिंपल सिंपल से याद रखना है आपको, हाई फाउलर पोजिशन, हाई फाउलर पोजीशन। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के अंदर कौन सी पोजीशन दी जाती है, इससे क्या होगा, एक तो दोस्तों क्या होगा दोस्तों कि एक तो स्ट्रोक के जो चांसेस होते हैं ना वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक के। और एक क्या है, पेशेंट को जो वेंटिलेशन है ना वो ज्यादा मिलता है। ठीक है, एयरवे जो वेंटिलेशन वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हाई फॉलो पोजीशन में क्या होगा, एक तो इंक्रीज करेगा ये वेंटिलेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और एक हाइपरटेंसिव स्ट्रोक को रोकता है ये। ठीक है, प्रिवेंट हाइपरटेंसिव स्ट्रोक, हाइपरटेंसिव स्ट्रोक को क्या करेगा दोस्तों, ये प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा याद रख लेना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोजिशनिंग में दोबारा बता रहा हूँ, आप जितना पढ़ सकते हो ना, आप आपके पास अगर पीडीएफ है ना, सोंडस की पीडीएफ है, तो उसमें आप सर्च करो पोजीशन, और जहां जो भी पोजीशन मिले ना उसको आप अपने पेज में लिख लो, ज्यादा से ज्यादा, चाहे पीडियाट्रिक के मिले, ओबीजी के अंदर मिले, किसी में भी मिले, बस मेन आप क्या करना है, आज जाके कि उसको सर्च करो और सर्च करके उसको लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और देखते हैं, जैसे कि सेरिब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन हो गई दोस्तों। ठीक है, सेरिब्रल एन्यूरिज्म में क्या होगा कि आपको पता है, सेरिब्रल जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, टोटल डायलेट हो जाती हैं, तो हम किस नाम जानते हैं, एन्यूरिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से वेसल्स का हो जाना, तो ये क्या कहलाता है दोस्तों, एन्यूरिज्म कहलाता है। ठीक है, तो सेरिब्रल एन्यूरिज्म की कंडीशन के अंदर पोजीशन पूछी जाती है, तो सीधा आएगा सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन। सेमी बहुत मुश्किल है इनको याद करना, ध्यान रखना ना, क्योंकि कंफ्यूजिंग होता है ना थोड़ा। भाई ये कितनी पोजीशन याद करते हो, लेकिन आप बार बार इनको रिपीट करो, आप इनको लिख लो एक जगह पे, और बार बार इनको जब आप पढ़ते रहोगे ना तो दोस्तों याद हो जाएंगी। सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन देने से क्या हो जाता है कि जो एन्यूरिज्म की जो साइट है ना उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर क्या हो जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीज प्रेशर ऑन, डिक्रीज
प्रेशर ऑन एन्यूरिज्म साइट, एन्यूरिज्म साइट। एन्यूरिज्म जो साइट है दोस्तों उसके ऊपर प्रेशर को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेरेब्रल एंजियोग्राफी, सेरेब्रल एंजियोग्राफी की जाती है ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको विजुअलाइजेशन करने के लिए हम कॉन्ट्रास्ट जो मीडिया है ना दोस्तों वो क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। अब जिस वे से हमने जिस एक्सट्रीमिटी का यूज करके हमने कॉन्ट्रास्ट जो मीडिया है उसको हमने क्या किया दोस्तों, इंजेक्ट किया है, उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि भाई उस एक्सट्रीमिटी को हम क्या रखते हैं दोस्तों, स्ट्रेट और इमोबिलाइज रखते हैं 6 से 8 घंटे के लिए। तो सेरेब्रल एंजियोग्राफी में क्या लिखोगे, लिख लो कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक्सट्रीमिटी, कॉन्ट्रास्ट मीडिया एक्सट्रीमिटी kept straight and immobilized लिख लो, चलो immobilized for 6 to 8 आवर, 6 से और 8 घंटे के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसको इमोबिलाइज रखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है दोस्तों स्ट्रोक। स्ट्रोक में दोनों स्ट्रोक आते हैं। आपको मैंने स्ट्रोक का टॉपिक साथ कितनी डिटेल में पढ़ा रखा है, आप नर्वस सिस्टम में जाके देख सकते हो, मैंने बार बार आपको अच्छे से पढ़ाया दोस्तों। अब बार बार हम इसको बार बार यहाँ नहीं पढ़ा सकता कि आप चाहोगे भाई यहाँ पे भी सर पढ़ाने लग जाओ दोबारा से इसको करवा दो, तो इतना तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसके जो टाइप है दोस्तों, इसमें इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक जो स्ट्रोक है ये मेन है। तो इसमें ध्यान रखना कि इस्चेमिक जो स्ट्रोक है, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, इसमें कैसी पोजीशन देंगे, हम बिल्कुल फ्लैट रखेंगे, कुछ नहीं रखेंगे। ठीक है, और हेमरेजिक होगा तो हेमरेजिक मतलब हेड याद रखना, हेड को क्या करेंगे, एलिवेट करेंगे। हेमरेजिक और हेड को क्या रखेंगे, एलिवेट रखेंगे। तो जो हेड ऑफ द बेड है उसको एलिवेट करते हैं 30 डिग्री। ठीक है, हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड, इज एलिवेटेड 30 डिग्री। जो हेड ऑफ बेड है दोस्तों उसको हम 30 डिग्री क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना। कोशिश ये करते हैं कि भाई जो हेड है वो किस कंडीशन में रहे दोस्तों, कि न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रहे। न्यूट्रल का मतलब ये है कि ऐसे नहीं है कि ज्यादा फ्लेक्शन कर रखा है आपने, या फिर क्या कर रखा है दोस्तों, ज्यादा एक्सटेंशन कर रखा है। तो थोड़ा सा ये 1-2 पॉइंट और लिख लो कि इसके अंदर हम हेड को भी क्या करते हैं, हेड की कोशिश करते हैं कि हेड जो है दोस्तों वो किस पोजीशन के अंदर रहे, न्यूट्रल पोजीशन के अंदर रहे। तो हेड इन न्यूट्रल पोजीशन, हेड इन न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि हम कोशिश करेंगे ज्यादा फ्लेक्शन और जो एक्सटेंशन है दोस्तों वो क्या नहीं हो, ज्यादा फ्लेक्शन एक्सटेंशन नहीं हो। तो उसको हम किस नाम जानेंगे, आप इसको न्यूट्रल पोजीशन के नाम से जानेंगे। ये भी कोशिश करते हैं कि भाई जो हिप है या जो नेक है दोस्तों, नेक तो इसमें होएगा, जो हिप है उसका भी ज्यादा क्या नहीं हो दोस्तों, एक्सटेंशन नहीं हो। तो इसमें लिख लो अवॉइड एक्सट्रीम हिप एंड नेक फ्लेक्शन, एक्सट्रीम हिप एंड नेक एक्सटेंशन। पोजीशन ना बहुत टफ है, कुछ बुक्स में आपको अलग भी मिल जाएगा, आप कहोगे सर उसमें तो ये दे रखा था, इतना नहीं रखा था, थोड़ा बहुत है ना डाउट हो जाता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि आपको इतना ज़्यादा डाउट में मैं नहीं लेके आऊँ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्रेनियोटोमी आता है। क्रेनियोटोमी किसी भी पेशेंट का हो गया, अब सिंपल सी बात है, मान लो जिस साइड क्रेनियोटोमी हो रहा है, क्या आप उस साइड पेशेंट का, मान लो कि जो क्रेनियोटोमी हुआ है, क्या उस साइड आप पेशेंट को लेटाओगे, कभी नहीं लेटाएंगे। तो बस ये डोंट पोजिशन द क्लाइंट ऑन ऑपरेटिव साइड, तो डोंट पोजिशन द क्लाइंट, पोजिशन द क्लाइंट ऑन ऑपरेटिव साइड। ये तो बस लॉजिकल है ना भाई, इसमें क्या करना है, याद आपको बताओ भाई, क्लाइंट को हम ऑपरेटिव साइड वो नहीं देते हैं, पोजीशन नहीं देते हैं। और वही सेम चीज इस यहाँ पर भी रखेंगे। हेड से रिलेटेड में ना, हेड और स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड में ना हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि हेड को ये सबको क्या रखा जाए, न्यूट्रल रखा जाए। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो वही है, इसमें हेड को यहाँ पर भी हम क्या रखेंगे दोस्तों, न्यूट्रल रखेंगे, हेड इज केप्ट न्यूट्रल। और वही हिप और नेक फ्लेक्शन यहाँ पर भी नहीं करवाएंगे। तो अवॉइड, दोनों सेम है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, याद भी हो जाएगा जल्दी ना, हिप एंड नेक फ्लेक्शन। ठीक है, अगर लेमिनेक्टोमी सर्जरी हुई है दोस्तों, तो हम क्लाइंट को क्या करेंगे, हम क्लाइंट को लेमिनेक्टोमी सर्जरी के बाद लॉग रोल करते हैं। तो लॉग रोल द क्लाइंट, लॉग रोल द क्लाइंट मतलब क्या होता है दोस्तों, ऐसे नहीं है कि पेशेंट को कैसे भी मूवमेंट करवा दिया, दो या तीन लोग मिलकर क्या करते हैं, क्लाइंट की पोजीशन को चेंज करवाते हैं एकदम। ठीक है, ऐसे पकड़ के और ऐसे चेंज करवाते हैं। ठीक है, 2-3 लोग उसमें एक साथ करते हैं, तो ऐसे नहीं है, ऐसे पकड़ के 2-3 लोग और फिर उसको ऐसे करवाते हैं चेंज। ठीक है, तो वो लॉग रोल पोजीशन होती है। तो डायरेक्टली ऐसे नहीं आप क्लाइंट को कह रहे हो कि आप इधर हो जाओ, इधर बैठ जाओ, ऐसे हो जाओ। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रख लेना, किस पोजीशन में क्या करेंगे दोस्तों, लॉग रोल पोजीशन में क्लाइंट को हम रखते हैं। ठीक है, क्लाइंट को कोशिश करेंगे कि भाई वो बेड पे से ज्यादा मूवमेंट भी नहीं करे। तो क्लाइंट आउट ऑफ बेड होना ही नहीं चाहिए लेमिनेक्टोमी के बाद। जब सोचो हम क्लाइंट को लॉग रोल ही करवा रहे हैं, उसकी सर्जरी हुई है, हम उसकी सर्जरी के बाद जब उसको लॉग रोल ही करवा रहे हैं, हम इस थोड़ी कहेंगे क्लाइंट को आप खुद खड़े हो जाओ। हम चाहते हैं कि उसको बिल्कुल भी यहाँ पर क्या नहीं पड़े दोस्तों, प्रेशर नहीं पड़े। तो क्लाइंट को हम स्ट्रेट रखने के लिए कहते हैं। तो क्लाइंट इज केप्ट स्ट्रेट, क्लाइंट इज केप्ट स्ट्रेट।
क्लाइंट इज केप्ट स्टेट, ठीक है, क्लाइंट को कैसे रखा जाता है, स्टेट रखा जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे उसका, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि भाई इंक्रीज आईसीपी के अंदर क्या पोजीशन देते हैं, कई बार ये पूछा गया है, ध्यान रखना। तो इसका आएगा सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन, या हेड एलिवेशन भी लिख देते हैं कई बार, सेमी फाउलर टू फाउलर पोजीशन। आईसीपी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आईसीपी टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कहीं आपको ना आईसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो सेमी फाउलर टू क्या आएगा दोस्तों, फाउलर पोजीशन आ जाएगा। इसके बाद स्पाइनल कोड इंजरी, भाई स्पाइनल कोड इंजरी या लेमिनेक्टोमी एक ही बात है कि यहाँ पर मूवमेंट नहीं करवाने हमें, तो वही है भाई, अगर स्पाइनल कोड की सर्जरी क्लाइंट के अंदर हुई है तो भी हमें क्या रखना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान रखना पड़ेगा पेशेंट का। क्यों? क्योंकि मूवमेंट नहीं हो, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कौन सी जो वर्टिब्रा है दोस्तों उसका ब्रेकडाउन हुआ है, कहाँ जो नर्व है दोस्तों वो इंजर्ड हो सकती है, तो हम कहीं भी रिस्क नहीं ले सकते भाई, फ्लेक्शन करवा रहे हैं, एक्सटेंशन करवा रहे हैं, ये नहीं करवाते। हम क्लाइंट को क्या करेंगे दोस्तों, इमोबिलाइज करेंगे, ठीक है, इमोबिलाइज द क्लाइंट, इमोबिलाइज द क्लाइंट। तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्लाइंट को क्या करना पड़ेगा, इमोबिलाइज करते हैं, नीचे एक वो लगा देते हैं, बोर्ड सा लगा देते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्पाइनल बैक बोर्ड के नाम से जानते हैं। तो स्पाइनल बैक बोर्ड लगाकर हम क्लाइंट को क्या करते हैं दोस्तों, इमोबिलाइज करते हैं। तो इमोबिलाइज द क्लाइंट इन स्पाइनल बैक बोर्ड, इन स्पाइनल बैक बोर्ड, ठीक है, बैक बोर्ड आता है। और वही हेड वुड से रिलेटेड पूछूं तो हेड को क्या करोगे भाई, न्यूट्रल रखा जाएगा ना, जब मूवमेंट ही नहीं करवाना तो सिंपल सी बात है भाई, हेड को क्या रखा जाएगा दोस्तों, न्यूट्रल रखा जाएगा, इसमें कोई सोचने की बात है ही नहीं। यहाँ तक कि जैसे सर्वाइकल फ्रैक्चर के चांसेस हो तो दोस्तों हम जो सर्वाइकल जो कॉलर है उसका भी यूज करते हैं। क्लाइंट को कभी भी हम चेंज करेंगे पोजीशन, तो पोजीशन भी लॉग रोल के द्वारा चेंज की जाएगी। क्लाइंट को सिटिंग के लिए भी नहीं कहेंगे कि भाई वो बैठे, तो नो सिटिंग होगा, नो आउट ऑफ बेड होगा, लॉग रोल होगा, हेड न्यूट्रल रहेगा, क्लाइंट इमोबिलाइज रहेगा, बिल्कुल फ्लैट रहेगा, ठीक है क्लाइंट को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पाइनल कोड इंजरी, इसको भी देख लेना, ठीक है, पता नहीं कौन से एग्जाम के अंदर आपसे पूछ ले, तो स्पाइनल कोड इंजरी का भी एक बार आप जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कुछ, नेक्स्ट देखो टोटल हिप रिप्लेसमेंट से रिलेटेड है, ये मस्कुलोस्केलेटन जो सिस्टम है दोस्तों उससे रिलेटेड आ गया। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, बस ये तो वैसे बहुत बड़ा है लेकिन आपको बस सिंपल सी 2 लाइन याद रख लेना, ज्यादातर उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। हम एडेक्शन नहीं करवाते हैं, कोई भी दो चीजें जब पास आती हैं तो क्या कहलाता है, एडेक्शन। अब दोनों हाथों को अगर आप मान लो दोस्तों पास ला रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, एडेक्शन हो जाएगा, दूर लेके जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, एबडक्शन हो जाएगा। तो एड का मतलब होता है जुड़ना, और एबडक्शन मतलब अभिभाग, एब मतलब अभिभाग, एबडक्शन हो जाएगा, ये एबडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज का ध्यान रखना है दोस्तों कि क्लाइंट के अंदर हम अवॉइड करवाते हैं किसको, एडेक्शन को। तो एडेक्शन को क्या करवाते हैं दोस्तों, अवॉइड करवाते हैं, एडेक्शन नहीं होना चाहिए। तो किस में रखेंगे, एबडक्शन रखेंगे, और पोजीशन कौन सी देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे। तो कीप इन एबडक्शन पोजीशन। अब एबडक्शन पोजीशन कैसे देंगे, अब बताओ कैसे रखोगे भाई, पिल्लो लगाएंगे, तो पिल्लो लगाएंगे तो बीच में जब दोनों पैरों के बीच में पिल्लो रहेगा तो वो एक दूसरे से क्या जाएंगे दोस्तों, दूर जाएंगे, तो उस प्रकार से हम इसको एबडक्शन पोजीशन देंगे। तो कीप पिलो, ठीक है, पिलो को रख सकते हैं, जो दोनों जो लेग्स हैं उन दोनों के बीच में क्या लगा देते हैं दोस्तों, पिलो लगा देते हैं। तो उस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको मेंटेन कर सकते हैं। तो कीप इन एबडक्शन, सॉरी, कीप इन एबडक्शन बाय कीपिंग पिलो बिटवीन द एक्सट्रीमिटीज, जो एक्सट्रीमिटीज है उनके बीच में हम पिलो लगा के इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको मेंटेन कर सकते हैं। पोजीशन पूछे तो सुपाइन पोजीशन, पोजीशन सुपाइन देंगे, पैरों के नीचे क्या लगा देंगे दोस्तों, उसके वो लगा देंगे, बस यही है आपका, ठीक है, बस बहुत है इतने। और भी आप लोग पढ़ सकते हो, आप लोगों के पास तो कमी नहीं है पढ़ने की, कितने भी क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं। अब मैंने फिर कह रहा हूँ, मैं सर्च कर लेना पोजीशन, जो भी बुक मिले उसमें पोजीशन सर्च करो और सबको एक लिस्ट बनाओ और उनको लिखो और उनको याद करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको याद करने में, बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब जो जिस हिसाब से इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं होंगे तो थोड़ा सा हम कम टाइम देंगे, जैसे कि हमारे जो एग्जाम है दोस्तों वो पास ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर ए क्लाइंट ड्यूरिंग द इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। भाई इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ना सबसे ज्यादा जो आप वो दोगे ना, कितना अच्छा क्वेश्चन है, देख लो प्रायोरिटी का क्वेश्चन है ये, कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, वाइटल साइन को दी जाएगी, हेमरेज को दी जाएगी, पेटेंट एयरवे को दी जाएगी, या रिकॉर्ड द इनटेक एंड आउटपुट को। तो सबसे ज्यादा जो वो दिया जाता है दोस्तों वो ABC के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम करेंगे। CAB मत बता देना, वो CPR के अंदर आता है, हर जगह वो CAB मत जोड़ देना आपके सर CAB हो गया, ABC नहीं है, ठीक है। वो अब जैसे ABC रहेगा प्रायोरिटी के अंदर, CPR के अंदर जो जो प्रोसेस वो बदल गई है वो CAB है, यहाँ पर ABC ही रहेगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हैं दोस्तों, एयरवे को देते हैं, ठीक है। तो भाई एयरवे ओपन रहना चाहिए, एयरवे क्या होना चाहिए दोस्तों, ओपन रहना चाहिए। हो सकता है कि भाई जो सीक्रेशन है वो ज्यादा हो जाए, ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो एयरवे है उसको क्या रखते हैं दोस्तों, पेटेंट रखते हैं।
फिर ब्रीथिंग आएगा, फिर सर्कुलेशन। अगर ब्लीडिंग आएगा तो सर्कुलेशन से रिलेटेड आएगा, हेमरेज आ रहा है उससे रिलेटेड आएगा। ठीक है, तो मेन जो प्रायोरिटी है दोस्तों, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, पेटेंट एयरवे को देते हैं। तो लिख लो, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में, पोस्ट ऑपरेटिव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल से एक लाइनर है, पीरियड में फर्स्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी पेटेंट एयरवे को दिया जाता है, पेटेंट एयरवे को दी जाती है। फर्स्ट प्रायोरिटी पेटेंट एयरवे को दी जाती है। पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे दोस्तों, पेटेंट एयरवे को देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्लाइंट हैज सीड्स कंटेनिंग रेडियम इम्प्लांट। ठीक है, छोटे छोटे से ऐसे रेडियम इम्प्लांट आते हैं दोस्तों, ऐसे बिल्कुल तार के जैसे, उनको हम किस नाम जानते हैं, उनको हम बोलते हैं सीड्स। वो क्या है, रेडिएशन कोज करवाते हैं वो। ठीक है, तो एक क्लाइंट है, उसको लगाया गया है दोस्तों, क्यों, किसमें, फेरेंजियल एरिया के अंदर। तो कोई कैंसर वैंसर होगा यहाँ से रिलेटेड, ओरल कैंसर से रिलेटेड होगा या फेरेंजियल से रिलेटेड होगा, तो उसको हमने क्या लगाया, रेडियम क्या लगाया दोस्तों, इम्प्लांट लगाया है फेरेंजियल एरिया के अंदर। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट शुड द नर्स इंक्लूड इन द क्लाइंट्स प्लान ऑफ केयर। तो क्या इंक्लूड करना चाहिए, हैव द क्लाइंट वॉइड एवरी 2 आवर। ऐसे कोई जरूरी नहीं है दोस्तों कि जो क्लाइंट है हर 2-2 घंटे के अंदर क्या करके आएगा, यूरिन करके आएगा। बस मेन चीज ये है दोस्तों, जब रेडियम इम्प्लांट पे होता है ना, तो रेडिएशन के चांसेस है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और हमें उस रेडिएशन को रोकना है। कैसे रखेंगे भाई, रेडिएशन चांसेस बढ़ेंगे, तो क्लाइंट को हम क्या रखेंगे, अलग से रूम के अंदर रखेंगे, और कम से कम उसके साथ क्या रखेंगे दोस्तों, कम्युनिकेशन रखते हैं या अटैचमेंट है वो कम से कम रखेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा मेंटेन द क्लाइंट इन एन आइसोलेशन रूम। तो इस कंडीशन के अंदर हम क्लाइंट को आइसोलेशन रूम के अंदर क्या रखते हैं दोस्तों, रखा जाता है। नेक्स्ट कहते हैं अलाउ टाइम फॉर क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग्स। ठीक है, यहाँ पर रेडिएशन के चांसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वैसे एन क्लास के जितने भी मोस्टली क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको ऐसे आंसर बहुत ज्यादा मिलेंगे जिसमें अलाउ टाइम फॉर क्लाइंट टू वर्बलाइज फीलिंग ये मिलेगा। बट यहाँ पर क्या है, हम चाहते हैं कि जो पेशेंट अटेंडर या पेशेंट नर्स के बीच में जो टाइम पीरियड है ना, वो कम से कम हो, बहुत कम हो दोस्तों। तो इसलिए हम कभी भी इस चीज के ऊपर क्या नहीं करते हैं, फोकस नहीं करते हैं। वियर 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स व्हेन टचिंग द क्लाइंट ड्यूरिंग केयर। आप क्लाइंट को टच कर रहे हो तो 2 ग्लव्स पहन लो, चाहे 2 पहन लो, 3 पहन लो, 4 पहन लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडिएशन तो होगा ही होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, एप्रॉन जरूर आते हैं, उनसे जरूर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन लेड एप्रॉन से रिलेटेड आते हैं और एप्रॉन आते हैं तो उनसे फर्क पड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो, 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 रेडियम, रेडियम इम्प्लांट वाले क्लाइंट को, रेडियम इम्प्लांट वाले क्लाइंट को आइसोलेशन रूम में रखना चाहिए, क्लाइंट को आइसोलेशन रूम में रखना चाहिए। ब्रैकेट में डिक्रीज रेडिएशन, वे औरों के रेडिएशन तो नहीं हो ना, वो तो मान लो उस बंदे को तो रेडिएशन लेना पड़ रहा है बेचारे को, उसकी कंडीशन ऐसी है, लेकिन औरों को नहीं लेना पड़े, तो इसलिए हम क्या करवाते हैं, क्लाइंट को दोस्तों आइसोलेशन रूम में रखवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नर्स इन द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट ऑब्जर्व दैट आफ्टर एन एब्डोमिनल कोलिसिस्टेक्टोमी। देखो मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है आपको, आप देखोगे ना आप खुद सोचोगे कि सर हमने कितने कम समय में ना हर चीज पढ़ी हुई है, हमने सारी सर्जरी आपको कराई हुई है। पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर है, पेशेंट को हमने ओटी में भेजा, ओटी के बाद में जब वो वापस आएगा तो डायरेक्टली वार्ड में नहीं आता है, तो वार्ड से पहले किसके अंदर आता है दोस्तों, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आता है। तो उसका ऑपरेशन हुआ है क्या, कोलिसिस्टेक्टोमी, उसके बाद में ओटी में था, वो ओटी से कहाँ आया, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर आया। उसके ड्रेनेज हो रहा है दोस्तों, कैसा, सीरो सैंग्विनस ड्रेनेज हो रहा है ऑन द एब्डोमिनल ड्रेसिंग। ठीक है, मैंने ये भी आपको चारों करवा रखे हैं, जितने भी प्रकार के हैं जो डे टाइप, तो वो मैंने करवा रखा है। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। अभी एग्जाम पास है तो मैं एक एक चीज की इतना डिटेल में जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी जो हमने नहीं करवा रखी उसके बारे में जरूर पढ़ाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। इस क्वेश्चन को भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, इसके ऑप्शन भी अच्छे से पढ़ाऊंगा, लेकिन जो टॉपिक पहले पढ़ाए हुए हैं उनको आप पिछली क्लासेस में जाके एक बार देख सकते हो। व्हाट इज द नेक्स्ट नर्सिंग एक्शन। अब आपको मान लो क्लाइंट के अंदर दोस्तों ये ड्रेनेज मिल गया, मान लो सीरो सैंग्विनस ड्रेनेज मिल गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, बस सिंपल सी बात है कि जी हल्की मात्रा के अंदर आ रहा है, लेकिन उसके अंदर थोड़ा बहुत ब्लड तो क्या है दोस्तों, मिक्स है, तो उसको हमें रोकना है। अब क्या क्या करना है, पहले बात है चेंज द ड्रेसिंग। तो इतना कोई अगर फ्रेश ब्लड होता, सीरियस ड्रेनेज होता, बिल्कुल ब्लीडिंग होती, तो हमें ड्रेसिंग को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती थी, हमें देखना पड़ता है भाई ब्लीडिंग हो कहाँ से रही है। लेकिन यहाँ पर जो ड्रेनेज है दोस्तों वो मिक्स है, सीरो सैंग्विनस है, तो उसको उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं कि वापस से और ज्यादा एडेसिव टेप लगाकर उसको बिल्कुल क्या कर देते हैं, अच्छे से कवर कर देते हैं। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, रीइंफोर्स द ड्रेसिंग के नाम से जानते हैं। मतलब ड्रेसिंग को बिना चेंज किए हुए उसको अच्छे से कवर करते हैं ऊपर से एडेसिव टेप लगाकर, तो इसे हम किस नाम से जानेंगे, रीइंफोर्स द ड्रेसिंग करेंगे। चेंज द ड्रेसिंग नहीं की जाती, ध्यान रखना,
चेंज द ड्रेसिंग नहीं की जाएगी। यहाँ पर ड्रेसिंग को चेंज करने के दौरान और ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। अभी ओटी से वो आया ही है तो इन्फेक्शन चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, एक ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उसको देखने के लिए हो सकता है, लेकिन जो ड्रेनेज है वो कैसा है, सीरो सैंग्यूइनस है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो ड्रेसिंग है दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, रीइंफोर्स किया जाएगा। थर्ड कहता है रिप्लेस द टेप विद मोंटगोमेरी टाइज। ठीक है, तो मोंटगोमेरी टाइज कैसी टाइज होती है दोस्तों, ये आपको दिख रही होंगी। ठीक है, ये जो टाइज लग रही हैं, ये इस प्रकार की जो ड्रेसिंग है इनको बोलते हैं मोंटगोमेरीज। इनको एक्चुअली में क्या कब यूज किया जाता है, बस सिंपल सा ये ध्यान रखना, एक तो इमेज याद रख लो कि भाई कौन सी प्रकार की जो ड्रेसिंग वो यूज की जा रही है, तो मोंटगोमेरी है ये। ठीक है, क्या है, मोंटगोमेरी। हो सकता है कि इमेज बेस्ड कभी क्वेश्चन आगे पूछ ले। दूसरा दोस्तों कि इसका यूज क्या है, बस कुछ ज्यादा डिटेल में मत जाओ। जब ये जो टाइज होती है ना दोस्तों, इनमें क्या है, एडेसिव और नॉन एडेसिव पोर्शन होता है, तो पेशेंट इरिटेट नहीं होती है स्किन। ठीक है, इसलिए अगर फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज करना हो ना, कि आपको लगे कि पेशेंट में दिन में भी हमें 2 बार चेंज करना पड़ रहा है ड्रेसिंग को, तो उस कंडीशन के अंदर हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, को मोंटगोमेरी ड्रेसिंग को यूज किया जाता है। तो मोंटगोमेरी ड्रेसिंग कब यूज की जाती है, जब फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंजेस क्या की जाए, एक्सपेक्टेड की जाए, हमें ये लगे कि भाई इस पेशेंट की जो ड्रेसिंग चेंज है वो बार बार करनी पड़ रही है। तो ये तभी किया जाता है जब फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज, फ्रीक्वेंट है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंट ड्रेसिंग चेंज क्या करें हम, एक्सपेक्ट करें, चेंज इज एक्सपेक्टेड, उस कंडीशन के अंदर करेंगे हम, नहीं तो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, सपोर्ट द इंसिजन विद एन एब्डोमिनल बाइंडर। भाई एब्डोमिनल जो बाइंडर है ना दोस्तों, उस ये है एब्डोमिनल बाइंडर, तो एब्डोमिनल बाइंडर लगा के सपोर्ट करेंगे। नहीं भाई पेशेंट ओटी से आया, मान लो ये बाइंडर लगा दिया तो ये तो कवर कर देगा ना उस एरिया को, ड्रेसिंग वाले एरिया को अगर इसने दोस्तों कवर कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों, रिस्क हो जाएगा। मान लो हमें पता ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है, तो हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसका मेन यूज कब किया जाता है, जब आपके अंदर चांसेज हो कि भाई जो क्लाइंट है उसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, एविसरेशन के चांसेज हो रहे हो, डेहिसेंस के चांसेज ज्यादा होते हैं ना, तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं। यहाँ पर हम नहीं यूज करेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों, कि अगर पोस्ट ऑपरेटिव, लिख ही लो साथ में, लिख भी लेंगे, लिखो लिखो, अगर पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट में, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट में, पोस्ट ऑपरेटिव क्लाइंट में सीरो सैंग्यूनियस ड्रेनेज ड्रेसिंग में प्रेजेंट हो, ड्रेसिंग में प्रेजेंट हो, तो नर्स को रीइंफोर्स द ड्रेसिंग करनी चाहिए, रीइंफोर्स ऑफ ड्रेसिंग करनी चाहिए, ड्रेसिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 4 डेज आफ्टर एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल सर्जरी के 4 दिन के बाद में एक क्लाइंट हैज नॉट पास्ड फ्लैटस, जो क्लाइंट है दोस्तों उसने क्या नहीं पास किया है, फ्लैटस पास नहीं किया है। देर आर नो बाउल साउंड, और आपको कोई बाउल साउंड भी नहीं दिखाई दे रहा, सुनाई दे रहा, सॉरी। पैरालाइटिक इलियस इज सस्पेक्टेड, हमने क्लाइंट में क्या सस्पेक्टेड किया, पैरालाइटिक इलियस क्या किया दोस्तों, सस्पेक्टेड किया। व्हाट डज द नर्स कंक्लूड इन द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ द पैरालाइटिक इलियस। भाई किसी भी क्लाइंट के अंदर अगर आप ये कहो कि भाई पैरालाइटिक इलियस हो रहा है, तो पैरालाइटिक इलियस का क्या रीजन होता है। थोड़ा सा बार पैरालाइटिक इलियस पढ़ाता हूं, पैरालाइटिक इलियस इंपॉर्टेंट है ना, लिखो पैरालाइटिक इलियस। यहाँ पर इलियस मतलब ये मत समझ आना कि भाई कि इलियम, सिर्फ इलियम नहीं है ना, ये मत समझना सिर्फ इलियम हो। एक्चुअली में क्या होता है दोस्तों कि जो हमारी बाउल है ना, जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी कंटेंट खाते हैं, उसको क्या करती रहती है, आगे की तरफ मूव करती रहती है। लेकिन ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट जो है ना बाउल का, ठीक है, जो इंटेस्टाइन का जो फॉरवर्ड जो मूवमेंट है दोस्तों, वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं। तो इसमें लिख लो पैरालाइटिक इलियस का मतलब क्या होता है कि फेलियर ऑफ द आगे की तरफ कर रहे थे फॉरवर्ड बाउल मूवमेंट, ठीक है। अप्रोप्रिएट जो जरूरी है, जो फेलियर हो रहा है दोस्तों, फॉरवर्ड बाउल मूवमेंट, आगे की तरफ खाने को नहीं पहुंचा पा रही है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। पैरालाइटिक मूवमेंट अगर प्रेजेंट नहीं है तो आगे फूड कैसे जाएगा, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पैरालाइटिक इलियस के नाम से जानते हैं। तो पैरालाइटिक इलियस के अंदर फॉरवर्ड जो बाउल मूवमेंट है वो भी प्रेजेंट होगा। अगर ऐसा नहीं लिखेगा, वो हो सकता है दोस्तों ये भी लिख दे एक लाइन में कि एब्सेंस ऑफ पेरिस्टालसिस भी लिख सकता है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं लिखेगा तो ये वैसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर ये नहीं दे रखा तो फिर आप क्या करके आओगे ऑप्शन में, एब्सेंस ऑफ द
पेरिस्टालसिस के अंदर करके आओगे। अब देखो, अब आपसे भाई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अगर मैं पूछूं इसके, तो इसमें कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो आप नहीं बता पाओगे। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा भाई, फूड का कंटेंट मान लो आगे नहीं जा रहा, तो वो जमा होगा। जमा होगा तो वो क्या कोज करेगा दोस्तों, एब्डोमिनल डिस्टेंशन कोज करेगा। तो ऐसे क्लाइंट के अंदर क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया। अब कंटेंट दोस्तों आगे नहीं जा रहा और जो, तो वह वापस बैक फ्लो मारेगा, तो बैक फ्लो मारेगा तो क्लाइंट को क्या होगा, नोज एंड वोमिटिंग होगी। नोज एंड वोमिटिंग, वो भी ग्रीन कलर की बाइलस वोमिटिंग देखने को मिलती है ना, नोजिया और जो वोमिटिंग है दोस्तों वो देखने को मिलेगी। और बाकी की चीजें मैंने आपको लिखा ही दी कि आप जब सुनोगे तो आपको बाउल साउंड सुनाई नहीं देगी क्या, तो ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या लिखा हो सकता है, क्या तो बाउल साउंड प्रेजेंट नहीं है ऐसे लिखा हो सकता है, या क्या लिखा हो सकता है दोस्तों, बाउल मूवमेंट भी लिखा हो सकता है कि बाउल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं है, बाउल मूवमेंट भी लिखा हो सकता है। या फिर पेरिस्टालसिस भी लिख सकता है वो, पेरिस्टालसिस जो है दोस्तों वो भी लिख सकता है, वो भी प्रेजेंट नहीं हो। या फिर क्या लिखेगा, जो जो फ्लैटस है ना दोस्तों वो पास नहीं हो रही हो, तो जो फ्लैटस है दोस्तों वो पास नहीं हो पा रही हो क्लाइंट की, ठीक है, फ्लैटस पास नहीं हो पा रही है। इसकी वैसे कोजेस की अगर बात करूं तो क्या क्या कोजेस हो सकते हैं दोस्तों, एक्चुअली में यहाँ पर क्या होता है कि जो नर्व जो सप्लाई करती है ना वो क्या हो जाती है दोस्तों, उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आती है, तो इसको बोलते हैं न्यूरोनल फंक्शनिंग। इसको जो मेज कोज है दोस्तों वो लॉस ऑफ न्यूरोनल फंक्शनिंग है, लॉस ऑफ न्यूरोनल फंक्शनिंग, लॉस ऑफ न्यूरोनल फंक्शनिंग इसका कोज होता है। कई किसी भी कारण से हो सकती है वो, जैसे मान लो इंजरी है, इंजरी के कारण भी हो सकती है, ठीक है, इन्फ्लामेशन के कारण हो सकती है, इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, इंजरी, इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, ठीक है, ये सब चीज करवा सकते हैं। और कुछ कंडीशन के अंदर आपने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर भी पैरालाइटिक इलियस पढ़ा होगा, तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ठीक है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट आप लिख लेना पूरा ना, इम्बैलेंस, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण भी दोस्तों ये देखने को आपको मिल सकता है। अब आपको इसका मान लो कोई मैनेजमेंट पूछे, तो आप क्या मैनेजमेंट करोगे, क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करोगे इसका, आप बताओ क्या चीज होना चाहिए ऐसे क्लाइंट के अंदर। देखो भाई, ऐसे क्लाइंट के अंदर हम फ्लैटस पास करवाने के लिए क्या करते हैं, एम्बुलेंस, एम्बुलेशन को प्रमोट करेंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा जो क्लाइंट है दोस्तों वो क्या करें, एम्बुलेट करे। तो जो एम्बुलेशन है दोस्तों उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा, तो एम्बुलेशन को प्रमोट करेंगे। अब फूड आगे दे नहीं सकते क्योंकि फूड आगे नहीं जा रहा है, तो क्लाइंट को क्या रखते हैं दोस्तों, एनपीओ। अब हम तो एनपीओ नहीं रख सकते, तो हम लिखेंगे मेंटेन द एनपीओ स्टेटस, क्योंकि डॉक्टर हमें कहेगा भाई इस क्लाइंट को एनपीओ रखना है, और उस जो डॉक्टर हमें कह के गया है ना दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, मेंटेन रखेंगे। इसके अलावा इसका जो ट्रीटमेंट जो होता है ना, क्या तो सर्जरी होती है या फिर एनजी डिकम्प्रेशन होता है। एनजी डिकम्प्रेशन मतलब क्या होता है दोस्तों कि कंटिन्यूअस हम क्या करते हैं, एनजी सक्शनिंग करते हैं, एनजी नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालकर कंटिन्यूअसली क्या करते हैं दोस्तों, सक्शन करते रहते हैं, तो इसे हम किस नाम जानते हैं, एनजी डिकम्प्रेशन के नाम से जानते हैं, ताकि आगे कंटेंट जाए ही नहीं, ठीक है। अब हमें हमारा उस दौरान नर्सिंग रोल क्या है कि भाई जो एनजी ट्यूब उसकी पेटेंसी को हम क्या रखें, मेंटेन रखें। ऐसे नहीं कि वो रिमूव हो गई है और आप लंग्स के अंदर ही पहुंचा रहे हो, लंग्स के अंदर ही सीक्रेशन जा रहा है, ठीक है, तो मेंटेन द पेटेंसी। इसके अलावा दोस्तों क्लाइंट देखो अब फूड खा नहीं रहा, तो सिंपल सी बात है, जब क्लाइंट फूड नहीं खा रहा तो उसको हम क्या देंगे, क्या तो आईवी फ्लूइड देंगे, या हम क्लाइंट को क्या देंगे, टीपीएन देंगे। अब इतना लॉस हो रहा है, आईवी फ्लूइड दे रहे हैं, तो हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट वो सॉरी इनटेक एंड आउटपुट भी देखेंगे हम, इनटेक एंड आउटपुट को भी क्या करेंगे दोस्तों, मेजर करेंगे, ताकि हमें ये चीज क्या रहे दोस्तों, ध्यान रहे कि भाई कितना फ्लूइड जा रहा है, जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा, कितना रुक गया, उससे पता चलेगा ना इनटेक आउटपुट से। तो ये सब हम चीज इसमें कर सकते हैं। अब आ जाओ, क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि पैरालाइटिक इलियस का क्लाइंट है, तो उसके अंदर क्या होता है, इंपेयर्ड होती है न्यूरल फंक्शनिंग, बस न्यूरोनल या न्यूरल, तो इंपेयर्ड जो न्यूरल जो फंक्शनिंग में, टाइम देख लेता हूं एक मिनट, ठीक है। तो हम क्लाइंट में क्या देखेंगे, इंपेयर्ड न्यूरल फंक्शनिंग देखते हैं, ठीक है, क्लाइंट में क्या देखते हैं दोस्तों, इंपेयर्ड न्यूरल फंक्शनिंग देखते हैं। ऐसा नहीं है कि पैरालाइटिक इलियस मतलब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई, या फिर बाउल वॉल है उसका परफोरेशन हो गया, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। और ध्यान रखना, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस और पैरालाइटिक इलियस के सिम्टम्स लगभग लगभग सेम आते हैं, लेकिन दोनों चीजें क्या है दोस्तों, डिफरेंट हैं, ध्यान रखना, ठीक है, दोनों चीजें क्या है, डिफरेंट है। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी मैकेनिकल, और भी कुछ मैंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ा हुआ है, मैकेनिकल भी हो सकता है, लेकिन पैरालाइटिक जो इलियस है दोस्तों उसके अंदर क्या हो जाती है, न्यूरल जो फंक्शनिंग वो क्या हो जाती है दोस्तों, इंपेयर्ड हो जाती है। तो लिख लो, देखो, न्यूरल फंक्शनिंग के, न्यूरल फंक्शनिंग के, फंक्शनिंग के इम्पेयर्ड होने के कारण, इम्पेयर्ड होने के कारण पैरालाइटिक इलियस होता है, पैरालाइटिक इलियस होता है। बस सिंपल सा एक लाइन का हो गया, कुछ भी नहीं है करना पड़ा आपको, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक क्लाइंट इज एक्सपीरियंसेज एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एक क्लाइंट है दोस्तों, वो एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है फॉलोइंग सर्जरी, सर्जरी के बाद में। तो हो सकता है उसके अंदर भी क्या हो, पैरालिटिक इलियस हो। विच नर्सिंग एक्शंस आर एप्रोप्रिएट। एब्डोमिनल डिस्टेंशन भाई हो तो आपको चेक करोगे उसको कि कहीं फ्लेटस पास कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर बाउल मूवमेंट है या नहीं है, तो ये चीज चेक करोगे। तो इसमें देखो कहीं है क्या, अस्कल्टेटिंग बाउल साउंड। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे दोस्तों, जो बाउल साउंड है उसको क्या करेंगे, हम अस्कल्टेट करेंगे। तो अस्कल्टेटिंग द बाउल साउंड किया जाएगा। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया, तो चांसेस हैं दोस्तों उसके अंदर क्या होने की, भाई बाउल बाउंड नहीं हो, बाउल मूवमेंट नहीं हो, तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, उसको क्या करवाते हैं, एम्बुलेशन करवाते हैं। वो मैंने आपको मैनेजमेंट में बताया भी है। तो एनकरेजिंग क्या करेंगे, एम्बुलेशन। बाकी के ऑप्शन क्यों नहीं है वो देखो। सबसे पहला है सिप्स ऑफ गिंगर एली। गिंगर एली जो होती है ना दोस्तों, इसके अंदर ये कार्बोनेटेड ड्रिंक होती है एक, ठीक है, इंडिया की नहीं दे रखी है, इसमें फॉरेन की दे रखी है। कार्बोनेटेड जो ड्रिंक है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। प्रोवाइडिंग स्ट्रो फॉर ड्रिंकिंग, नहीं। ऐसे कहा जाता है दोस्तों कि जो भी स्ट्रो का जो यूज करते हैं ना, स्ट्रो का यूज करने के कारण एयर ज्यादा जाती है एब्डोमेन के अंदर, है ना। स्ट्रो का यूज करने के कारण फ्लूइड के साथ में एयर भी अंदर एंटर करती है। और अब पहले क्लाइंट को क्या है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, और अगर और एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो गया दोस्तों तो और ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है ऑफर द प्रिस्क्राइब्ड ओपोइड एनाल्जेसिक। ओपोइड को ज्यादातर हम क्या करते हैं दोस्तों, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ओपोइड जो होती है ना, वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को स्लो करने का काम करती है। तो जो ओपोइड है उनको क्या किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। तो अवॉइड द ओपोइड, अवॉइड द ओपियोइड। तो ओपियोइड को क्या करते हैं दोस्तों, हम अवॉइड करते हैं। क्यों, क्योंकि ये पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, डिक्रीज करती है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को, इसलिए हम इसको अवॉइड करेंगे। तो लिखो, लिखो, देखो सर्जरी के बाद, सर्जरी के बाद, सर्जरी के बाद अगर क्लाइंट में, अगर क्लाइंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट है, अगर क्लाइंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, तो एम्बुलेशन को प्रमोट करना चाहिए। एम्बुलेशन को प्रमोट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। एम्बुलेशन क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, जो बाउल साउंड को अस्कल्टेट करेंगे। एंड बाउल साउंड को, बाउल साउंड को अस्कल्टेट करना चाहिए, अस्कल्टेट करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा थोड़ा सा जल्दी करवा रहे हैं, बट भाई जरूरी है ना, जो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जो जिस हिसाब से इंपॉर्टेंट उसमें मैं क्या दे रहा हूँ दोस्तों, टाइम दे रहा हूँ। तो आप अपने दिमाग में ये मत सोचना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं इसके बारे में थोड़ा समझाता हूँ आपको। एक क्लाइंट इज एडमिटेड विद डायरिया। एक क्लाइंट दोस्तों, उसको डायरिया है। ये डायरिया यहाँ पर है ना, कॉन्ट्रोवर्शियल है। उसको साथ में क्या हो रहा है दोस्तों, एनोरेक्सिया हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, और एब्डोमिनल क्या हो रहा है, क्रैम्प्स हो रहे हैं। विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट डेफिसिट, मतलब पहली चीज तो क्या है, कमी है। ये चीज ध्यान रखना कि भाई हाइपो में है सब चीज, कोई ना कोई। शुड द नर्स रिपोर्ट इमीडिएटली। तो मैंने आपको एक के अंदर ही लिखाया था, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल पेन, किसमें कराया था, याद करो आप, हाइपोकैलेमिया में। लेकिन हाइपोकैलेमिया में मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्स्टिपेशन प्रेजेंट होता है। लेकिन भाई एन क्लास में मोस्ट भी है ना, उसको यही मान रहे हैं कि डायरिया प्रेजेंट होता है। और फिर मैंने स्कोर पढ़ा तो लिखा गया था कि भाई कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर क्लाइंट में क्या प्रेजेंट हो सकता है, डायरिया प्रेजेंट हो सकता है। लेकिन फिर भी आप, मैं अभी भी मान रहा हूँ कि कंसेप्ट में बने रहो। अगर कम होता है तो कॉन्स्टिपेशन याद रखना, और ज्यादा होता है तो क्या होता है। तो वो कह रहे हैं कि भाई इस क्लाइंट को क्या है, हाइपोकैलेमिया हो रहा है। और हाइपोकैलेमिया के अंदर डिप्लोपिया नहीं देखने को मिलता, डबल विजन, स्किन के अंदर रैशेज नहीं होते, लेग क्रैम्प्स नहीं होता। लेग क्रैम्प्स प्रेजेंट होगा भी तो किस में होगा, हाइपर कैलेमिया में होगा, हाइपो में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सिंपल से इन्होंने लिखा था कि भाई वो जिस इलेक्ट्रोलाइट की मैं बात कर रहा हूँ क्या है, डेफिसिट है। ठीक है, उसके अंदर ये सिम्टम होने चाहिए, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होने चाहिए, एनोरेक्सिया होना चाहिए, वेट लॉस होना चाहिए, डायरिया प्रेजेंट होना चाहिए। साथ में और क्या क्या सिम्टम आएंगे उसके बारे में पूछ रहा है। तो टैकीकार्डिया मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पल्स रेट जो है वो क्या रहेगी, बढ़ जाएगी। और मसल्स की वीकनेस भी मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पूरा डिटेल में हाइपोकैलेमिया करवा रखा है। ठीक है, तो हाइपोकैलेमिया के अंदर टैकीकार्डिया भी प्रेजेंट होगा, पोटेशियम कम होने के कारण मसल्स वीकनेस भी होगी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों क्या प्रेजेंट होगा, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स प्रेजेंट होगा, और डायरिया भी प्रेजेंट होगा। ये मान रहे हैं, लेकिन आप कॉन्स्टिपेशन फिर भी याद रखना। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो इनके अकॉर्डिंग देंगे ना, अपने अकॉर्डिंग तो दे नहीं ले सकते ना। तो लिखो, मैं फिर भी डायरिया में लिखाऊंगा नहीं, उसको छोड़ देना, इसके अलावा बाकी लिख लो। देखो हाइपोकैलेमिया में, क्या चक्कर है, ठीक है, कहाँ गए यार ये?
अब लिख लो इसमें, लिखो दूसरा पेज, इसको धोखा दे रहा है बार बार। तो लिख लो हाइपोकैलेमिया में, हाइपोकैलेमिया में एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी लिखा हो सकता है, क्रैम्प्स भी लिखा हो सकता है, या पेन भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वेट लॉस, वेट लॉस, टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया, ठीक है, टैकीकार्डिया प्रेजेंट हो सकता है। इसके अलावा जो मसल्स जो वीकनेस है, मैंने सारे लिखा रखे हैं वैसे, आप देख लेना चाहिए ना, मसल वीकनेस एंड एक एनोरेक्सिया वो लिख लो, ये भी लिख लो चलो, एंड एनोरेक्सिया प्रेजेंट होती है, एंड एनोरेक्सिया, एंड एनोरेक्सिया प्रेजेंट होती है। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जल्दी से यार, चलो ठीक है, बस आज ये करेंगे। बहुत ही छोटी क्लास है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, सबसे मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि मैं बहुत लंबी क्लास लूँ, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, बट अब मैं कोशिश करूँगा आगे थोड़ा सा, अपने आप को कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेज लूँ। 5-7 दिन और मैं थोड़ा सा कम रहेगी क्लासेज, मैं अपनी ड्यूटीज़ पहले इस महीने में पहले ही ख़त्म कर लूँगा, फिर अगले महीने आपका एग्ज़ाम है, फिर लास्ट में ड्यूटी करूँगा। तो उसके बाद में मैं ना कंटिन्यूअसली अच्छी-अच्छी क्लासेस लूँगा आपको कोर्स को खींचने के लिए। अभी मैं स्टार्टिंग में नाइट ड्यूटी करूँगा, नाइट ड्यूटी खत्म करके और फिर लास्ट में आपकी क्लासेस कंटिन्यू करूँगा फास्ट स्पीड से, और बाकी की सारी चीज़ें मैं पूरी करवा दूँगा आपको, है ना? जो भी हमने वादा किया हुआ है वो सब पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, चाहे हमें कितनी भी लंबी क्लास लेनी पड़े, लेकिन वो सब चीज़ें हम पढ़ लेंगे, ठीक है? मेन जो पोर्शन है देखो, एक तो साइकियाट्री बच रहा है, एक जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो बच रहा है, और एक पीडियाट्रिक बच रहा है। तो जो साइकियाट्रिक जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसको तो मैं अपनी अलग तरीके से पढ़ाऊँगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 7-8 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें इतना हैवी नहीं, 1-2 दिन में मैं आपको टर्मिनोलॉजी ऑफ साइकियाट्री करवा दूँगा खत्म, फिर जो मेन जो डिसऑर्डर्स हैं वो करवा दूँगा, इतने ज़्यादा डिसऑर्डर्स हमें पढ़ने भी नहीं है, मेन-मेन करवा दूँगा, जैसे सिज़ोफ्रेनिया है वो करवा दूँगा, मैनिया करवा दूँगा आपको, डिप्रेशन करवा दूँगा, ओसीडी करवा दूँगा मैं आपको, ठीक है? ओ ठीक है, इसके अलावा मैं आपको ये जो साइकोफार्माकोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करवा दूँगा, ईसीटी करवा दूँगा, ठीक है? जो थेरेपीज़ जो हैं, वो सारी जो थेरेपीज़ हैं, वो करवा दूँगा। कुछ जो अब्यूज़ जो डिसऑर्डर होते हैं, साइकोएक्टिव सब्सटेंस जो अब्यूज़ जो डिसऑर्डर हैं, वो करवा दूँगा, ठीक है? और कुछ जो इंपॉर्टेंट कुछ डिसऑर्डर्स और हैं, चाइल्ड साइकियाट्री से रिलेटेड हैं थोड़े बहुत, वो करवा दूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद में मेन जो बचेंगे वो कार्डियोवैस्कुलर बचेगा सबसे मेन, और फिर पीड्स बचेगा। पीड्स को हम देखते हैं कि कर पाते हैं, नहीं कर पाते। पूरी मैं कोशिश मैं अपनी तरफ से करूँगा, लेकिन उसके बाद में फिर मैं आपको कार्डियोवैस्कुलर वो भी खत्म करवा दूँगा, ठीक है? तो आज जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, एक बार इनको जल्दी-जल्दी रिवाइज़ कर लेते हैं। तो ये हाइपोकैलेमिया में मार है तो वही लिख लो, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, और इसके अलावा टैकीकार्डिया और मसल्स जो वीकनेस है दोस्तों वो देखने को मिलती है। टैकीकार्डिया मसल्स वीकनेस आएगा इसका आंसर, ठीक है? लेग क्रैम्प्स हाइपर में होते हैं, कहीं आप सोच रहे हो कि सर इसको भी घोड़ा लगा रखा है क्या? इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, एब्डोमिनल डिस्टेंशन वाले क्लाइंट के अंदर हम एम्बुलेशन को प्रमोट करते हैं और बाउल साउंड को क्या करते हैं, एस्कल्टेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि क्या होता है पैरालिटिक इलियस, तो जो न्यूरल जो फंक्शनिंग वो क्या हो जाती है दोस्तों, इम्पेयर्ड हो जाती है। अगर कोई भी क्लाइंट है उसकी अगर ड्रेसिंग हुई है, ड्रेसिंग के बाद सीरो सैंगुइनस ड्रेनेज आ रहा है, तो आप ड्रेसिंग को क्या करोगे, रीइंफोर्स करोगे, ठीक है? क्लाइंट को अगर रेडियम इम्प्लांट लगाया गया है तो हम क्या करेंगे, आइसोलेशन रूम के अंदर उसको करेंगे, ठीक है? और प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी आप इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में किसको दोगे दोस्तों, सॉरी पेटेंट एयरवे को देंगे, ठीक है? ये हमारी बस, और वो पोजीशन वाला क्वेश्चन करवाया था वो तो ठीक है। तो ये हमारी छोटी सी क्लास थी, सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अब मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।